बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर। यहाँ मैं चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री से आगाज ले रही थी और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे मुकम्मल कराया जाएगा। कंप्लीट सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी इस चैप्टर्स के सब कुछ क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत है, कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और है बहुत ईजी। अगर कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि रट्टा जो है ना, रट्टे वाली चीज भूल जाती है, लेकिन ये जो है आपको कभी नहीं भूलेगा अगर एक बार आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। लेकिन फिर भी डिवीजन आपने अपना जारी रखना है। एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे ये बात है कि डिवीजन जारी रखना है और बैलेंस रखना है, हर चीज को देख के चलना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्री चैप्टर नंबर 1 विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैप्टर क्लास 11 में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है और एक केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। तो स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्री। सबसे पहले ये वर्ड जो स्टोइकियोमेट्री, अच्छा यहाँ पे जो बाकी के चैप्टर्स होंगे वो मेरे मेन चैनल एडवेंचर ट्यूटोरिंग के नाम से इस चैनल पे आएंगे, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने सर सैयद अली एकेडमी को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टोइकियोमेट्री जो है ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक वर्ड स्टोइकियो और मेट्री, ठीक है। स्टोइकियो मीन्स एलिमेंट और मेट्री मीन्स कैलकुलेशंस या मेजरमेंट्स भी आप कह सकते हैं, मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस या मेजरमेंट्स, हाँ, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डेफिनेशन जो है आप लोगों को तब समझ आएगी जब मैं आप लोगों से एग्जांपल, पहले आप लोगों को एग्जांपल दूं, एग्जांपल समझाऊं, एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूं। तो देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी है, मैंने लिया a प्लस बी और मैं कह रही हूँ यहाँ पे c बन जाए। ये जो a प्लस बी है ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये एक केमिकल इक्वेशन है। मैं कह रही हूँ दिस इज अ केमिकल इक्वेशन, ये मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन। ये a प्लस बी जो है ये मेरे पास है रिएक्टेंट, ये मेरे पास है रिएक्टेंट, इसे नोट कर ले अभी ही। और c जो है ये मेरे पास है प्रोडक्ट, c है मेरे पास प्रोडक्ट, साथ साथ मेरे नोट करनी है हर चीज। तो अगर मैं कह रही हूँ ये जो c है ये मेरे पास है 25 ग्राम c मेरे पास बना है, 25 ग्राम c मेरे पास बना है, और a मेरे पास था 31 ग्राम, 31 ग्राम। तो कितना b था? तो b कितना था? यहाँ मैं 31 नहीं, मैं कर देती हूँ 13 ग्राम, 13 ग्राम। तो मेरे पास कितना b चाहिए होगा? अब जाहिर है ये तो चीज अंडरस्टूड है कि c प्रोडक्ट बनने के लिए ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है, c बनाने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कह दिया कि a तो इतना चाहिए, लेकिन अब b कितना चाहिए? b कितना चाहिए था जिससे ये बनी है 25 ग्राम c बना है ना। तो ये जो कैलकुलेशंस है इन्हीं कैलकुलेशंस को हम डिस्कस करते हैं स्टोइकियोमेट्री में, राइट। तो इसी तरह अगर मैं एक केमिस्ट्री में एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे पास ये H2 प्लस O2, ये इन्होंने जब रिएक्ट करते हैं तो मेरे पास बनता है H2O, तो मेरे पास बनता है H2O। अब यहाँ पे मैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस जरूर करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे अगर कैलकुलेशंस करनी है, मैं अगर मेजरमेंट्स कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप मैं पहले क्या देखूंगी कि मेरे पास इक्वेशन बैलेंस है, फिर मैं कैलकुलेशंस का सोचूंगी। पहले मैं, देखो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले मुझे जो है ना देखना पड़ेगा उस केमिकल इक्वेशन को कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। अगर वो बैलेंस्ड है फिर मैं कर लूंगी, फिर मैं जो भी कैलकुलेशन है वो मैं करूंगी। लेकिन अगर वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो पहले मैं उसे बैलेंस करूंगी, फिर उसके बाद कैलकुलेशंस करूंगी, क्योंकि विदाउट बैलेंसिंग हम ये कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी लिखा हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। डेफिनेशन में आप जब बुक खोलते हैं अपनी तो आप उसमें ये डेफिनेशन, ये पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। By using balanced chemical equation, तो क्या है डेफिनेशन? It deals with the study of quantitative relationship between reactants and product. Reactants और product के दरमियान में quantitative relationship की स्टडी, और यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की भी बात की गई है जो मैंने आप लोगों को बताई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह
ये मैंने वाटर, अच्छा मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। अब मेरे को कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास 10 ग्राम जो है मैंने H2 लिया, H2 के 2 मोल्स 10 ग्राम में मैंने लिए, और मेरे पास वाटर बना, मेरे पास वाटर बना 36 ग्राम। बताओ ऑक्सीजन कितना रिक्वायरिंग है। मैं अब मैं सवाल कि नो ये सवाल को ना चेंज कर दे, यहाँ मैं रख देती हूँ 30 ग्राम। तो बताओ वाटर 2 मोल ऑफ वाटर कितना बनेगा, कितना वाटर बनेगा। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में, कि अगर आपको ये जो है इसकी वैल्यू दे दी जाए कि ये इतना है ये इतना है, तो इसका बताओ, अगर इन दोनों की वैल्यू है तो इसका बताओ। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स, इनको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स, और इनके दरमियान की जो स्टडी है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में, ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के दरमियान की जो स्टडी है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, between the reactants and product in a chemical reaction by using balanced chemical equation। ठीक, यही स्टोइकियोमेट्री है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई है और मैं आपको कामयाब हुई हूँ ये डेफिनेशन स्टोइकियोमेट्री समझाने में। तो यहाँ पे मेजरमेंट्स है, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब हम आएंगे अपने इस मेन जो है वो टारगेट की तरफ, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। सब कुछ ही मैन है वैसे तो मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, आज की जो वीडियो का टाइटल भी मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर से। अच्छा, अब ये मोल और एवोगैड्रोस नंबर, इस कॉन्सेप्ट में आपको क्लास 9 में बहुत ज्यादा परेशानी रही होगी, और हो सकता है क्योंकि मुझे ना क्लास 9 में मोल और एवोगैड्रो नंबर, जैसे मोल्स के जो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स जितने भी मुझे आते ही नहीं थे समझ, पता नहीं क्यों। तो अब देखते हैं, हम समझते हैं मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे एवोगैड्रो नंबर को देखते हैं ना। एवोगैड्रो नंबर एक एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोगैड्रोस नंबर को इंट्रोड्यूस कराया था। उस नंबर को, क्योंकि एक कौन सा नंबर है एवोगैड्रोस नंबर है, ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। हाँ, ये है एवोगैड्रो नंबर, दिस इज एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है, और साइंटिफिक ये बहुत बड़ा एक ह्यूज नंबर था, बहुत ज्यादा बड़ा। खुद देखें कि 6.02 और उसमें 23 तो इट्स अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, एड्रोस नंबर की। तो क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करता है। अभी देखें, हमको पता चल गया, मैं डेफिनेशन की तरफ भी अभी नहीं जा रही, अभी मैं डेफिनेशन की भी तरफ, समझो अभी कट जाओ, समझो ऐसे क्रॉस नहीं लगाना चाहिए ना, अभी इसको छोड़ दो, साइड पे कर दो। हमने पहले मोल समझ लेते हैं। एवोगैड्रोस नंबर का हमें अंदाजा हो गया कि एवोगैड्रोस नंबर जो है वो ये नंबर है जो कि होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। अच्छा, अब मोल क्या है? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। ये क्या, यहाँ पे देखो, ये एवोगैड्रो नंबर है, Na। एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये एवोगैड्रो नंबर है यहाँ पे। तो मोल क्या है कि मोल किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स हो, हम कहेंगे दैट इज 1 मोल। दैट इज 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के, मैं आपको अगर कॉमन लैंग्वेज बताऊं, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी सब्सटेंस ले लो, दुनिया की कोई भी चीज ले लो, ठीक है, उसके 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। मैं कह रही हूँ 1 मोल ऑफ कार, 1 मोल कार, इसका क्या मतलब है? 1 मोल कार मतलब 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 कार्स, ठीक है। मैं कह रही हूँ 1 मोल पेन, तो इसका क्या मतलब है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पेन्स, ठीक है। मैं कह रही हूँ 1 मोल मैग्नीशियम, तो क्या मतलब है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मैग्नीशियम के क्या है? एटम्स, राइट। फिर मैं कह रही हूँ 1 मोल कार्बन, तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। 1 मोल NaCl, तो ये क्या है? 1 मोल NaCl का मतलब 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 आइंस होगा। क्यों? क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है ना, तो आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स या एटम्स तो होते नहीं है, आइंस होते हैं। तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 आइंस।
आई होप आपको मोल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये मोल की जो डेफिनेशन है ये आपको अभी क्लियर हो भी गई होगी, समझ आ गई होगी। ठीक है, तो 1 मोल जो है ये बेसिकली एक नंबर है। आप कह लो 1 मोल जो है ये बेसिकली क्या है, नंबर है। एक नंबर को शो करता है 1 मोल। जैसे आप 12 बनानास है ना, तो 12 बनानास को 1 डजन बनानास कह देते हो। इसी तरह यहाँ पे कहानी आपको देखने को मिल रही है। ठीक, तो अब ना अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर की बात करूं तो क्या आपको अभी एवोगैड्रोस नंबर समझ आ रहा है? आपको अगर मोल समझ आ गया, एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं 100%। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है, ये नंबर किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रहा है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं कह रही हूँ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू Na पार्टिकल। Na आपको पता है किसे शो कर रहा है? किसे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को शो कर रहा है ना। Na किसे शो कर रहा है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। पता नहीं राइटिंग समझ आएगी या नहीं, लिख के सही से लिखा नहीं जा रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही, और पता नहीं नजर भी आ रहा है आप लोगों को नहीं। ठीक है, आई होप आपको मोल और एवोगैड्रोस नंबर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बड़ी बेसिक सी बात करेंगे, कार्बन एटम हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक कार्बन एटम मैं ले रही हूँ, यहाँ पे कार्बन एटम, कार्बन का एक एटम, कार्बन के एक एटम की बात करूंगी। तो अगर मैं कार्बन के एक एटम की बात करूं तो कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, कार्बन का एक एटम है, इसमें जो है क्या है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर कार्बन एटम आपको एक बनाकर दिखाऊं तो यहाँ पे ये मैं बनाया न्यूक्लियस, ये इसके शेल्स, ये इस तरह से, ये इसके शेल्स। ठीक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें पाए जाते हैं? ऑफ कोर्स इधर, किधर न्यूक्लियस में। ये इसका न्यूक्लियस है ना, इसको न्यूक्लियस कहूंगी मैं। और न्यूक्लियस के अराउंड जो ये और ये इनको मैं ऑर्बिट्स कहती हूँ, ये शेल कहती हूँ। ऑर्बिट्स या शेल बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, इनको मैं एनर्जी लेवल भी कहती हूँ, एनर्जी लेवल भी कहती हूँ, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो मेरे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो बाकी के 4 यहाँ पे आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारे पास कार्बन एटम का स्ट्रक्चर, इस तरह से दिखता है कार्बन एटम। अब क्या है ना, मैं आपको कहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बड़ी बेसिक से बात है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लास 9th में भी थी ये चीजें, तो वैसे थी फर्स्ट ईयर में तकरीबन चीजें क्लास 9th की है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के तो बहुत रट्टे लगाए हुए ना क्लास 9th में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg, 31 kg। अगर मैं ग्राम्स में लिख रही हूँ, ग्राम्स में अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं ग्राम्स में लिखूं तो मैं लिखूंगी 27 ग्राम्स। ठीक, अगर मैं बात करूँ मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम्स। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन में यहाँ पे क्या आएगा 3 और मास ऑफ न्यूट्रॉन में 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा ही ज्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर है मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से। तो इसलिए हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम ही है। अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के सेम ही है, कह सकती हूँ मैं, इतना डिफरेंस नहीं है ना। तो अब मैं यहाँ पे कार्बन एटम की बात कर रही हूँ, मुझे चाहिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मास ऑफ, मुझे बताओ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के 1 एटम का मास, कार्बन के 1 एटम का मास, कार्बन के 1 एटम का मास मैं आपको कह रही हूँ, मुझे बताओ तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अब मास है तो मास जो है, आप एक बात याद रखो, 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक एटॉमिक मास होता है जिसे मास नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ मैं इस चीज को कहीं लिख दूं,
तो एक हमारे पास होता है एटॉमिक मास, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, एटॉमिक मास। एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस है? एटॉमिक मास हम कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, एटॉमिक मास को आप मास नंबर भी कहते हो, ऑल्सो कॉल्ड मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर भी कहते हो, न्यूक्लियन नंबर भी आप कहते हो। और एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, और जितना इलेक्ट्रॉन और जितना प्रोटॉन वही एटॉमिक नंबर है, राइट। अच्छा, सम नहीं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का सम नहीं, बस आप ये सिंपल कह लो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो कि जितना आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बराबर ही है। तो आप बात समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मुझसे कार्बन का मास पूछा जा रहा है ना, तो कार्बन का मास पूछा जा रहा है, इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। अब क्या है, मेरे पास कार्बन का मास है, तो अब देखो मास बनता है किससे, बीच यहाँ पे सेंटर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर होता है, बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ना होने के बराबर होता है। तो सारा मास तो है न्यूक्लियस में, किसी भी एटम का असल मास जो है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैसिव है। इलेक्ट्रॉन का वजन तो ना होने के बराबर है, इलेक्ट्रॉन तो ना होने के बराबर है, इसका तो वजन नहीं है, मास लेस आप कह सकते हो इसे। होता है वैसे मास, तो मास लेस भी नहीं हम कह सकते, लेकिन इसका ना होने के बराबर मास है। तो अब क्या है, न्यूक्लियस सही लिख लेती हूँ, न्यूक्लियस, हाथ कामते ना तो थोड़ा स्पेलिंग इश्यू भी हो जाता है। अब मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन मैंने लिखा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ, मैंने लिख दिया न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 6 प्रोटॉन है, 6। और प्रोटॉन की वैल्यू क्या थी, प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड क्या था, 1.67। तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻20 -24 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 6। और वो भी इसका न्यूट्रॉन का मास भी लिख लेंगे कि वो होता है, न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रॉन, इसका मास भी लिखेंगे तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24, मतलब दोनों का सेम है, तो मैं इसको कॉमन ले लूं, ये 6 मैंने ले लिया 12, और ये दोनों में एक ही बार लिख रही हूँ क्योंकि दोनों का सेम है। तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24, ठीक है। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मैंने लिखा है, ये बराबर है 1 mu के, ये भी बराबर है 1 mu के, ये भी बराबर है 1 mu के। mu क्या है, mu कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ये है एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे मैं 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम के चेंज करके, मतलब 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 की जगह अगर मैं mu लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है, तो बराबर ही लिख सकती हूँ। तो 12 और ये आ जाएगा AMU। तो मतलब एक कार्बन के एटम का मास जो है वो होता है 12 AMU, एक कार्बन के एटम का मास होता है 12 AMU। तो क्या मैं लिखूंगी, मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, बड़ी बेसिक बात बता रही हूँ आपको कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर है 1/12 ऑफ एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन। मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकती, 12 mu है और एक mu बराबर होगा 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के। तो बहुत बहुत ज्यादा बेसिक बात है ये और इम्पोर्टेंट भी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी यहाँ पे फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला आपके सामने, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, यहाँ पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन, और मोल को हम स्मॉल एन से लिखते हैं, और एवोगैड्रोस नंबर को आपको पता है। अब
पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स से क्या बुरा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर 3 होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स 3 होते हैं, एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स, ये 3 जो है ये पार्टिकल्स है। तो अगर मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ एटम्स, तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ आइंस, तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। मोलर मास कहते हैं आप ग्राम एटॉमिक मास लो और उसके साथ ग्राम लगा दो, कोई भी एटॉमिक मास लो किसी भी एलिमेंट का और ग्राम उसमें ग्राम लगा दो, ऐसे जी ग्राम, तो आपका वो बन जाएगा मोलर मास। ठीक है, मोलर मास को आप ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, अब मोलर मास, अब नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोलर मास को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मोलर मास को भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, कैसे किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजी। आपको आई होप आपको समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से, बस गौर करिए। तो थोड़ा सा ना तवज्जो यहाँ पे रिक्वायर होगी, तो और भी ज्यादा कंसंट्रेट बना लें। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास वाटर है, वाटर में कहीं वाटर का मोलर मास क्या है, वाटर का मोलर मास क्या है? तो देखें वाटर का मोलर, मेरे पास ना दो यहाँ पे वाटर में एटम्स हैं। ठीक है, ये वाटर में दो एटम्स हैं। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ये इसका आप कह लो, ये इसका क्या है, पावर आप कह लो, पावर नहीं आप इसको कह लो कोफिशिएंट कह लो, कोफिशिएंट भी नहीं पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो 2 है, एच के पास ये जो 2 है, मतलब दो, ये रिप्रेजेंट, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स है। तो ये एटॉमिक मास लिख के प्लस मैं मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई करूंगी इस 2 के साथ और फिर इसको मैं प्लस कर दूंगी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लूंगी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लूंगी कैसे, क्या है उस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और मल्टीप्लाई बाय 1 और 16 वन 1, 2 वन 2 प्लस 16 वन 16, मतलब मेरे पास 18 ग्राम्स इसका मोलर मास है। वाटर का मोलर मास जो है वो है 18 ग्राम्स, दैट इज मोलर मास, दैट इज मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, मोलर मास क्या है आपको समझ आया कैसे मैंने कैलकुलेट किया है? अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूँ इसकी 6 मीथेन लिखती हूँ मैं, मीथेन। तो मीथेन है, मीथेन का मैं मालूम कर रही हूँ, तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, पहले एटॉमिक मास लिख लो, जहाँ कुछ नहीं है वहां पे 1 है, फिर 12 को मल्टीप्लाई कर दो इस 1 के साथ और फिर प्लस लगाओ, क्योंकि अब हम बात करेंगे अगले आइटम की, तो प्लस लगाओ। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो मेरे पास 12 प्लस 4 बनेगा 16 ग्राम। तो मीथेन का मोलर मास है 16 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अमोनिया पे, अमोनिया पे, अमोनिया का मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। तो अमोनिया में मेरे पास पहले यहाँ पे एन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। अब अमोनिया, अमोनिया का जो एटॉमिक मास है, अमोनिया का एटॉमिक मास क्या है 14 है और 14 जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे 1, मतलब n के साथ 1 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी 1 के साथ और प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ जो इसके साथ है, तो 14 प्लस 3 मतलब मेरे पास 17 ग्राम्स इसका मोलर मास हुआ, इसका मोलर मास हुआ, राइट। इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ C6H12O6 ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मेरे पास 6 कार्बन, मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका जो है एटॉमिक मास 12 है और इसके साथ 6 है तो मल्टीप्लाई कर दूंगी 6 को। अब दूसरा आइटम आएगा, दूसरे आइटम की बात करेंगे तो सीधे यहाँ पे प्लस लगा दूंगी। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इस 12 के साथ और फिर प्लस, क्योंकि अगले आइटम की बात करें, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6। ठीक है, अब कर लें तो 12 6 क्या होता है, 12 6 6 2 12 6 1 6 72, 72 प्लस 12, ठीक है, प्लस 16 6 6 6 36, मतलब मेरे पास यहाँ पे 96 आ जाएगा। एक बार फिर भी कर लेती हूँ, 6 30, हाँ 96 आ जाएगा। तो 72 प्लस 12 प्लस 96 आई थिंक 108 होगा, 72 12 और 96, तो 7 8 9 10 9, ओहो क्या हो गया, 9 10 10
तरह से 180 ग्राम्स जो है इसका मोलर मास आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है मोलर मास का भी कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आप लोगों ने जो खुद से करना है वो है NaCl का मोलर मास आपने निकालना है, NaCl का मोलर मास, ठीक है। और आपने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का करा दिया मैंने, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, इसके अलावा इथेनॉल का नहीं, C6H6 का, बेंजीन का मोलर मास, इनका मोलर मास जो है आपने कैलकुलेट करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, एक एक बात समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।